तो आप लोगों को मैंने बेंडिंग के ऊपर एक वर्कशीट भेजी, आप लोगों ने करी क्या? सर अभी तक क्या नहीं। उसका लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है उसका क्लास में, लास्ट क्वेश्चन और देखिएगा उसका। ओके, चार पांच मिनट वेट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, लगाइए। बताइए क्या होगा। फॉल्स। न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ बीम इज अ लेयर बीम, द लेयर इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। फॉल्स, नो बेंडिंग स्ट्रेस होगा क्या? यस सर। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ has same cross section throughout the beam span. False कि true? बताइए क्या होगा, फॉल्स होगा। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का क्रॉस सेक्शन वेरिंग था ना। यस सर, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर में करके दिखाया था मैंने, यस सर। यूडीएल के लिए करके दिखाया था, और पॉइंट लोड के लिए दिखाया फुल था, लोड। है ना। जब यस डी सर। कांस्टेंट रखते थे तो अलग रिजल्ट आता था, जब बी कांस्टेंट रखते थे अलग रिजल्ट आता था। क्या याद है क्या ये वाला? यस सर। कोई नोट से देख के समराइज करके बताना। पॉइंट लोड के लिए बी वॉज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा यस था सर। क्या था? एक बार देख कर बताओ, मुझे याद नहीं है, मुझे याद कराना है ये किस नोट्स में क्या लिखा है। पॉइंट लोड के वी वॉज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एक बार देख कर बताइए। सर बी प्रोपोर्शनल टू एक्स था। एक्स, डी बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, टू एक्स। ठीक है। और डी अगर चेंज करें तो, डी अगर स्क्वायर बी को प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स, ठीक है। और यूडीएल के लिए क्या केस था? बी प्रोपोर्शनल टू एक्स। बी प्रोपोर्शनल टू एक्स। सर डी सर बी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। डी इज कांस्टेंट एंड डी प्रोपोर्शनल टू एक्स। बी इज कांस्टेंट। ये चार एमसीक्यू हैं, ठीक है। देखो ये कैंटिलीवर के लिए निकाल के दिखाए थे, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड के लिए भी ऐसा ही होगा, ठीक है। सेम सिंपली सपोर्टेड के लिए ऐसा होगा, मींस करेंगे हम ये हमने, ठीक है। नाउ दे आर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। बाकी लोग बताओ, यही पढ़ा है क्या? बोको यही पढ़े हैं क्या रिलेशंस? यस सर। याद करा ये रिलेशंस, स्टार एमसीक्यू है ये, ठीक है। And cantilever beam is loaded at its free end. The maximum compressive stress shall develop at the top. Compressive stress कहाँ पे डेवलप होगा? बॉटम पे होगा क्या? बॉटम। कैंटिलीवर बॉटम, ट्रू। ये फ्लेक्सर इक्वेशन है क्या? बेंडिंग इक्वेशन। यस सर। यस सर। एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे अच्छे। ये बताना, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू external fiber distance from the neutral axis is called sectional modulus. Higher is the sectional modulus,
हाँ कि ना, for the same cross section area, if higher is the sectional modulus, more economical is the beam, more is the MOR. हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. Beam is said to be subjected to pure bending when shear force is constant throughout. True or false? सर पार्शली ट्रू ही है क्या कि जीरो जीरो ही रहना है ना? False होगा. False. क्या कह रहे हैं डियर? False होना चाहिए. ये वाला स्टेटमेंट बताओ. Beam is subjected to pure bending when shear force is constant throughout. False. Shear force is zero. Shear force should be zero. Bending Throughout. moment should be constant. Constant. है ना? जब Yes, ऐसा होगा तो डिफ्लेक्टेड शेप कैसी होगी? इसे बोला जाता है प्योर बेंडिंग. और प्योर बेंडिंग के टाइम डिफ्लेक्टेड शेप कैसी होती है? पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कुलर. इज इट क्लियर? Yes. ठीक. Bending stress induced in a beam is directly proportional to modulus of elasticity and inversely proportional to radius of curvature. Stress is equals to sigma upon y equals to m upon I is equals to E upon R. तो यहाँ से बात कर रहा है वो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जस्ट अ मिनट क्लास है. जस्ट अ मिनट. आप लोग बैठे. ट्रू है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक. अच्छा, यहाँ से मैंने एक बात और डिस्कस करी थी क्या? यहाँ पे मुझे एक बात और डिस्कस करी थी. जस्ट यहाँ पे मैंने एक और बात डिस्कस करी थी क्या? सिग्मा ऑन y इज इक्वल टू E अपॉन R. ये कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर अ गिवन सिग्मा. वो फॉर अ गिवन बीम, ये जो E अपॉन R का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है. दिस इज कांस्टेंट. तो स्ट्रेस कितना आएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल. यंग्स मॉडुलस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है. ये क्या है? ये है स्ट्रेस डेवलप. इज इट क्लियर? सिग्मा अपॉन y इक्वल्स टू m अपॉन I इज इक्वल्स टू E अपॉन R. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ. क्या कह रहा हूँ? सिग्मा अपॉन y इक्वल्स टू m अपॉन I इक्वल्स टू E अपॉन R. इसमें ये जो स्ट्रेस है ये डेवलपिंग स्ट्रेस है. कि मूवमेंट लगने की वजह से क्या स्ट्रेस आएगा? उस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और उस वाई डिस्टेंस पर न्यूट्रल एक्सिस से. बट ये जो भी स्ट्रेस आएगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल. सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर. यानी कि अगर ज्यादा यंग्स मॉडुलस वाला मटेरियल लगा दोगे तो उसका रेडियस कम हो जाएगा. बट ये वैल्यू किसी भी बीम के लिए कांस्टेंट रहती है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल. ठीक है क्या? स्ट्रेस डेवलप्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल. ठीक है क्या? Maximum permissible stress is the property of material, but stress developed is independent of material. ये बात समझना बहुत जरूरी है, जिसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. मैं थर्माकोल को मोड़ूं और स्टील की रॉड को मोड़ूं, दोनों मोड़ने पे अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा होगा बेंडिंग की वजह से वो सेम होगा. थर्माकोल का ई कम है तो आर बहुत ज्यादा. आर क्या हो जाएगा? अगर थर्माकोल का ई की वैल्यू स्मॉल है, इफ ई इज स्मॉल, तो आर उस तरह से एडजस्ट कर जाएगा कि ई अपॉन आर का रेशियो बराबर आए. बट स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा, जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो सेम ही होगा. अब थर्माकोल वो स्ट्रेस नहीं ले पाएगा. क्यों? थर्माकोल का परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू कम है, तो बेंड होने पे थर्माकोल टूट जाएगा. स्टील नहीं टूटेगा क्योंकि उसकी परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा है. क्या ये जो बात कह रहा हूँ समझ में आ रही है? टेटे, हाँ कि ना? जी जी. ठीक.
तो ट्रू है ये स्टेट। ये बताना सेक्शनल मॉडुलस z होता है क्या? इट इज Z I अपॉन y, Y दैट इज mm की पावर NQ 3 होगा। Three. ये बताना प्रिज्मेटिक बार सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, द शेप ऑफ द कैटेनरी गलत है क्या? शेप ऑफ सर्किल सर्कल है ना? होगा। I section is preferred to resist bending moment, हाँ कि ना? Yes, sir. क्यों? Yes. क्योंकि I सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, सेक्शनल मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होती है, तो ये मोर बेंडिंग मोमेंट ले सकता है। तो I सेक्शन का ये है फ्लिंजेस, ठीक है, और ये है बैब। अगर आप स्ट्रेस डायग्राम देखो तो स्ट्रेस डायग्राम ऐसा आता है क्या? हाँ कि ना? जी इफ यू सी स्ट्रेस डायग्राम, तो लार्ज स्ट्रेसेस की वैल्यू कहाँ पर है? जिस जगह पर ये स्ट्रेस यहाँ पर, ये स्ट्रेस यहाँ पर, तो लार्ज स्ट्रेस, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस कौन रेजिस्ट कर रहा है? फ्लेंजेस। Bench. 80% अबाउट स्ट्रेस कौन रेजिस्ट करता है? फ्लेंजेस रेजिस्ट करते हैं। ठीक है क्या? Yes, sir. जी ये बताना strain develop in any fiber, strain develop in any fiber is directly proportional to the distance from the neutral axis. True, sir. Strain is equals to y upon r आया था क्या? हाँ कि ना? Yes, sir. इसमें क्या assumption involved है? आंगो, हुक्स लॉ। किसने बोला हुक्स Yes, लॉ sir. यार? Yes, sir. एमसीक्यू गलत हो जाएगा। इसमें क्या assumption involved है? इसमें हाँ। हुक्स लॉ नहीं इन्वॉल्व है। टेटे, इसमें हुक्स लॉ नहीं इन्वॉल्व है। इसमें क्या इन्वॉल्व है? बहुत क्लियरली डिराइव करके बताया था मैंने। मौबिया बताइए। बुको बताओ। नहीं, गलत बात है भाई, मैंने Sir, इसकी डेरिवेशन। हाँ बताइए। सर न्यूट्रल एक्सिस कर्वेचर में भी फिक्स रहते हैं, उसमें स्ट्रेस जो जो है उसको वही बोल रहे हैं सर आप? नहीं, इसका अजम्पशन मैंने क्लियरली बोला होगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, कि इस रिलेशन तक क्या अजम्पशन इन्वॉल्व है। इस रिलेशन तक सिर्फ यही अजम्पशन इन्वॉल्व है, द केस इज ऑफ प्योर बेंडिंग। इज इट क्लियर? फ्लेक्सुरल इक्वेशन डिराइव करते पे जब ये स्टार्ट किया है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात एक्सेप्टेड है, क्या? द केस इज ऑफ प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग का मतलब क्या है? प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। याद आई बात? ये प्लेन ऐसा था, और ये मैंने एक यहाँ न्यूट्रल एक्सिस पे फाइबर ली थी, और फिर मैंने कहा था जब बेंड करोगे तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। याद आया कुछ? ये बीम के अंदर एलिमेंट्स लिए थे, इस लेवल पर और इस लेवल पर। फिर जब हमने इसको बेंड किया था तो ये ऐसा बेंड हो गया था, ये ऐसा बेंड हो गया था, हाँ कि ना? Yes, sir. अच्छा। और यहाँ सेंटर पे रेडियस आया था। फिर मैंने कहा था कि ये वाली डिस्टेंस जो है y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दिस डिपेंड्स अपॉन ये डी थीटा बाई 2 लिखा था, कुछ याद आ रहा है? तो मैंने ये क्यों कहा था? मैंने कहा था मैं ये स्ट्रेट लाइन है, ये प्लेन बेंड हो रहा है और बेंड होके स्ट्रेट लाइन बेंडिंग हो रही है, प्लेन ही रह जा रहा है। इससे ही मैंने ये ड्राइव किया था क्या? एक बार आप अपनी कॉपी खोल के देखोगे तो आपको ये सारी बात मिलेगी। मौबिया मिला है क्या ये? ओके, देखा नहीं। हाँ देखो, मैंने ये बात बताई थी कि इसमें सिर्फ एक ही अजम्पशन इन्वॉल्व है, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, दैट इज द केस इज ऑफ प्योर शेयर, प्योर बेंडिंग। यानी कि अगर शेयर होगा, अगर मान लो शेयर फोर्स लग रहा होगा, तो शेयर फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा?
ये जो प्लेन पहले है शेयर फोर्स लगने की वजह से ये बार्क कर जाएगा, और अगर ये बार्क कर जाएगा तो मैं ये टेन थीटा से नहीं लिख सकता, थीटा बाई टू से रिलेशन नहीं लिख सकता। किसी को ये बात याद आई है मेरी? हाँ कि ना? अच्छा, मैं आज वो करके लाया था, एक मिनट रुकना। ठीक है क्या? यस सर। चलो, तो क्या होगा? स्ट्रेन इज और फ्लेक्सुरल लोडिंग and linearly elastic action, neutral axis passes through centroid of the cross section. सही है क्या? इसलिए flexural loading and linearly elastic action, neutral axis will pass through the centroid of the cross section. Absolutely correct. Assumption that the plane section remain planes does not hold good during inelastic action. True की false? अब देखो ये क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन आपसे सही नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता ये सही कर पाओगे। बताओ। The assumption plane section remain plane does not hold good during inelastic action. True or false? इन इलास्टिक कंडीशन हो सकता है। मोबिया बताइए। इन क्वेश्चन की यही खूबसूरती है, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। सर ट्रू होना चाहिए। कौन सा हो गया? बाकी दो जवाब कहते हैं कि the assumption that the plane section remain plane does not hold good during inelastic action. मोबिया और सोचो। प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन इलास्टिसिटी से रिलेटेड भी है क्या? प्लेन सेक्शन प्लेन रिमेन से ये बात आई थी क्या? स्ट्रेन इज y अपॉन आर, और इसमें तो कोई इलास्टिक वाली बात कोरिलेट कर ही नहीं रही है। इज इट क्लियर? फॉल्स होगा। इन इलास्टिक रीजन में भी प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन। क्या कह रहा हूं? इन इलास्टिक रीजन में भी प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन, बट इन इलास्टिक रीजन में क्या होगा? हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, यानी कि ई को स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा इज स्ट्रेस इज इक्वल टू तो सिग्मा अपॉन वाई। एक मिनट रुकना, वाई नहीं, यहाँ पर ई आएगा। सिग्मा अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। ये वाला पोर्शन इन इलास्टिक रीजन में वैलिड नहीं होगा क्योंकि इन इलास्टिक रीजन में हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा, और ये लिखने के लिए हुक्स लॉ लगा दिया क्या? हाँ कि ना? Yes, sir. यानी कि ये वाली इक्वेशन सही नहीं है, बट प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन इवन इन इलास्टिक रीजन। ये बढ़िया एमसीक्यू थे, ये क्वेश्चन बढ़िया था। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। A beam of the fixed a beam of fixed length and having for a given weight of material, the rectangular cross section has greatest possible moment of resistance. मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है, वेट भी सेम है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का ग्रेटेस्ट पॉसिबल एमओआर होगा m इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन इंटू जेड होता है क्या? यस सर। आगे अब अगर मटेरियल सेम है तो मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू सेम हो गई। ठीक है, जेड रेक्टेंगुलर सेक्शन का सबसे ज्यादा होता है? नहीं, जेड आई सेक्शन का तो रेक्टेंगुलर सेक्शन से ज्यादा होता है। यस सर। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। रेक्टेंगुलर सेक्शन इज नॉट बेस्ट चूजेबल बीम फ्रॉम फ्लेक्सुरल कंडीशन, फ्रॉम फ्लेक्सुरल पॉइंट ऑफ व्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस जी सर।
In case of I section, more than 80% of the bending moment is resisted by web only. True की false? False. false, Flange होना चाहिए था क्या? Yes, sir. J, Unsymmetrical bending of the beam, the neutral axis usually not perpendicular to applied load. True की false? Unsymmetrical bending के बारे में क्या बताया था मैंने? unsymmetrical bending of beam stand usually not The neutral axis usually not perpendicular to plane of applied load. True, sir. True. Symmetrical bending में ऐसा होता है. Is it clear? Unsymmetrical Yes. bending में plane of loading से या plane of bending से neutral axis perpendicular नहीं होती है. मेरा जब मैंने start करा है bending पढ़ाना तो मैंने ये classification बताई है, pure bending है ना, non uniform bending और symmetrical और unsymmetrical bending. इसका मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का? पर्लिन दिया था क्या? Yes, sir. मैंने बताया था स्टील में ये कंसेप्ट दोबारा आएगा. ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मटेरियल इनटू अनदर मटेरियल फॉर बेंडिंग स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ अ कंपोजिट बीम, width is modified but depth is kept intact. True, sir. कौन बताएगा? ट्रू है क्या? True, sir. ओके. मोबियस का रीजन बताओ. Sir, depth change करने से ये Stress स्ट्रेस कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है. True. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. The square cross section of a beam bent as shown in the figure. The exaggerated view of the deformed cross section. मतलब ये जो बीम है इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है. ऐसा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होगा बीम का. ये दिस बीम मस्ट बी ऑफ दिस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा. ठीक है. और इसकी बेंडिंग कैसी दिखाई है? हॉगिंग दिखाई है कि सैगिंग? व्हाट काइंड ऑफ बेंडिंग ऑफ दिस बीम इज हियर? अब मुझे बताओ ये जो क्रॉस सेक्शन होगा ये दिखने में ऐसा होगा बेंड होने के बाद, या ऐसा होगा, या स्क्वायर सेक्शन स्क्वायर ही रहेगा? सर डी स्क्वायर सेक्शन ही रहेगा सर. पॉइजन्स रेशियो के बारे में सोचो. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ईएससी का क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड. इसको एक प्रॉपर शेप बोलते हैं. ये जो डिफॉर्म्ड शेप आती है ना, यहाँ पर जब बेंड हो जाता है तो जो शेप डिफॉर्म्ड आती है उसका एक प्रॉपर नाम होता है. क्या नाम होता है? मैं आपको देख के बताऊंगा. इसका एक प्रॉपर नाम होता है. ठीक है. मुझे बताना जरा, अगर पॉइजन्स रेशियो की मदद से सोचो तो जब तुम ऐसे बेंड कर रहे हो तो यहाँ क्या आ रहा है? कंप्रेशन आ रहा है. compression, अगर अगर इस डायरेक्शन में कंप्रेशन आएगा तो ये है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये हो गई इससे लेटरल डायरेक्शन. तो अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन श्रिंक करेगी तो लेटरल डायरेक्शन एक्सपांड करेगी क्या? Yes, sir. अगर तो ये अगर एक्सपांड करेगी तो पहले अगर सरफेस ऐसी थी तो अब ये सरफेस ऐसी हो जाएगी क्या? बढ़ जाएगी. और नीचे वाली जी सरफेस, सर. इसमें टेंशन आ रहा है तो ये वाली सरफेस श्रिंक करेगी क्या? सरफेस कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी. इसका एक नाम होता है. किससे मैच कर रहा है? सी से मैच कर रहा है क्या? C, इसका एक बार नेट पे नाम ढूंढना. ठीक है. बेंडिंग क्रॉस सेक्शन का को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन सी होगा. क्या ये बात समझ पाए हो? हांगो, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. Given that m is Young's modulus of S and T in
एस से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टील, और टी से टिम्बर. आई टी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टिम्बर पोर्शन एंड आई एस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टील पोर्शन. द इक्विवेलेंट मोमेंट of inertia of a flinged beam made up of steel and timber. करो भाई, इसको करो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, करिए. गिवन दैट m अपॉन ये इतना है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टिम्बर को आई टी से रिप्रेजेंट कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टील को सी आई होगा एस से. कैसे? बहुत जल्दी कर दिया. किसने किया ये? टीटी कैसे किया? सर वो उसका सेक्शन को एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बट ये तो टिम्बर का। तुक्का, ये तो कैलकुलेटिव है यार, है ना. याद कर रखा है क्या ये रिजल्ट? पहले भी सॉल्व किया है क्या पूरा? नहीं सर, ये या just, लॉजिक लगा के किया। लेकिन ये इतना लॉजिक सफिशिएंट नहीं है, एम स्क्वायर की टर्म्स भी तो आ सकती है. एम स्क्वायर है ही नहीं सर, एम इसलिए एम ही ले लेते। सर प्रीलिम्स हो रहा है, ये बात तो सही है ना. जी। तो देखो, लेट्स चेक, लेट्स क्रॉस चेक, है ना. क्या कह रहा हूँ, मान लो ये स्टील है, ये टिम्बर है, ये टिम्बर है, ठीक है, और ये स्टील. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट देखेंगे. लेट्स कंसीडर इसकी थिकनेस टी है, इसकी विड्थ बी है, और सबकी विड्थ बी है, ठीक है. मैं इसे क्यों पूरा कर रहा हूँ? क्योंकि ये प्रूफ करने को मीन्स यहाँ नहीं आएगा फिलहाल, फिर भी देखो. हम्म. अब जरा इसका, इस सेक्शन का स्टील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, आई एस. ये अगर स्टील है, ऑब्वियस सी बात है, जब फ्लेचिंग करी होगी तो स्टील टॉप पे रहा होगा. आई एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरी एक्सेस किस डायमेंशन को काटेगी? न्यूट्रल एक्स. टी को काटेगी क्या? टी क्यूब इंटू बी डिवाइड बाई 12 प्लस प्लस डी. ये डेप्थ को डी बोलते हैं क्या? बी, नहीं नहीं, मुझे तो स्टील का ही निकालना है ना सिर्फ. स्टील का कितना हो जाएगा डियर? इसको पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाना पड़ेगा ना. न्यूट्रल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा पहले. तो देखो कितना लगेगा, बी इंटू टी इंटू ट्रांसफर कितना होगा, ये हो गया डी बाय D2/2 प्लस टी. ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी D+2T बाय 2 का होल स्क्वायर. ठीक है क्या? और अगर मुझे दोनों स्टील को लेना है तो दोनों स्टील का क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया. आगे ना, दिस इज स्टील. अब अगर ट्रांसफॉर्म सेक्शन बनाऊंगा, अच्छा टिम्बर का भी निकालना पड़ेगा. टिम्बर का कितना हो जाएगा, पता ना टिम्बर का कितना हो जाएगा, बी डी क्यूब बाय, आगे ना, कितना ही हो जाएगा क्या टिम्बर का. अब यस सर. ट्रांसफॉर्म सेक्शन का निकालो. वो बोल रहा है स्टील और टिम्बर के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म सेक्शन का लिख दो. तो ट्रांसफॉर्म सेक्शन का कितना हो जाएगा बताना. इस सेक्शन का ये विड्थ कितनी होगी, बी इंटू एम हो जाएगी क्या? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यस लिख कर सर. दिखाओ मुझे.
बी डी क्यूब, मेरे पास स्पेस नहीं हो रहा है, फिर भी मैं लिख के देखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, बी डी क्यूब बाय 12 प्लस बी एम, है ना, बी एम इंटू बी एम का क्यूब हो जाएगा, बी एम क्यूब, नहीं नहीं, बी एम का क्यूब नहीं होगा, मेरी डायमेंशन किसको काट रही है, टी को काट रही है क्या, टी टी को का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम टी इंटू, कितनी डायमेंशन होगी डियर, बी एम टी इंटू डी प्लस 2 टी बाय 2 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, ऐसे ये बोला तो ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन का आ गया क्या, यस सर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाउ आई कैन राइट इट, सर एम क्या को मैं निकाल देंगे। एम को निकाल देंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन का, जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, बीडीएम, ये किसके बराबर हो जाएगा, आई टिम्बर के बराबर, और अगर मैं यहाँ से एम कॉमन ले लूँ, एम इससे भी माइनस। एम आ जाएगा, और ये आई स्टील आ गया क्या, यस ऑप्शन सर। सी, सर बी, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन, अच्छा, ऑप्शन डी, ठीक है क्या, हाँ और सही कोई है। ऑप्शन भी करेक्ट है क्या इसमें, और देखो अगर मल्टीपल करेक्ट हो तो इसका एक और ट्रांसफॉर्म सेक्शन भी आता है, इसका एक और ट्रांसफॉर्म सेक्शन भी बन सकता है क्या, मैं इसको स्टील को भी, मैं क्या कहते हैं वुड को भी तो उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये देखना, भी हो सकता यस सर। है। हाँ कि sure। ना, एब्सोल्युटली करेक्ट, जो कह रहा है ना कि एक और ऑप्शन हो सकता है, एक और ऑप्शन हो सकता है, ये रहा हो स्टील, सकता है। और ये रहा स्टील, और ये रहा स्टील, नाउ आई हैव ट्रांसफॉर्म द सेक्शन इनटू स्टील, ये थिकनेस कितनी हो जाएगी, दिस विल बी बी बाय एम, हाँ कि ना, तो यस यहाँ सर। से अगर मैंने स्टील के टर्म्स में लिखा तो बताना कौन सा सही होगा, अगर मैंने स्टील को टर्म्स में लिखा तो टिम्बर की विड्थ को एम से करना पड़ेगा क्या, बी सही होगा क्या, तो बी जैसे सही होगा। यहाँ स्टील को एम से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, वहीं अच्छा यहाँ अच्छा। टिम्बर को एम से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्बल की क्रॉस सेक्शनल विड्थ तो कम कर रहे हो ना, हाँ कि ना, मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं पूरा लिख के दिखाता आपको, इज इट क्लियर, तो दो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्विवेलेंट सेक्शन के पॉसिबल हैं, एक अगर आप टिम्बर में कन्वर्ट कर लोगे तो, और एक अगर आप स्टील में कन्वर्ट कर लोगे तो, एम आई करेक्ट, यस सर। इस वाले का करके देखना आप लोग, ठीक है, देखना जरा, ये देखो दो पॉसिबल है ना, ये क्वेश्चन मेरा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, दो पॉसिबल है, एक ये और एक ये, ठीक है क्या, दोनों एक बार देखना आप इसको, ठीक है, एक की तो कैलकुलेशन करके दिखा दी है, दूसरे वाली की कैलकुलेशन करके देखना आप लोग, करेंगे ना अपने आप, वो को अपने आप करोगे कर दो। अप्रोच, आके ना, Yes, sir. चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या है, द सेक्शन इज प्रिफर्ड एज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन फॉर रेजिस्टिंग, आई सेक्शन इज प्रिफर्ड टू रेक्टेंगुलर सेक्शन, आई सेक्शन ज्यादा है, हाँ सही बात है, सही है। यस ये भी ए सही हो है और ए। रीजन भी सही है क्या, है ना, यस सर। असर्शन सही है और रीजनिंग भी सही है, थोड़ा असर्शन एंड रीजनिंग भी देखते हुए चलिए, अब ये क्वेश्चन सही करके दिखाओ मुझे,
पेन दगा होगा, कम हो जाएगा तो वाई वाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? काकू बताओ, ऑप्शन ए, बी ऑप्शन बी, होना चाहिए। मोबिया, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो। डियर, क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए। द स्ट्रेन वेरिएशन, डी होगा। स्ट्रेन वेरिएशन डी होगा क्या? यस सर। स्ट्रेस वेरिएशन वुड बी बी, एंड दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द ओके सर। यंग्स मॉडुलस। आ रही है बात समझ में? हम्म, बी होगा। पेन लिखने के। तो ये ध्यान रखना, यहाँ स्ट्रेन लिख के देगा एग्जामिनर, ठीक है क्या? ठीक है। कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू अ, वो कैंटिलीवर ऑफ अ कांस्टेंट डेप्थ, अभी ये लिखाया है मैंने। कैंटिलीवर ऑफ अ कांस्टेंट डेप्थ कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर अ होल स्पिन to make maximum stress, to make the maximum stress at the section same, यानी कि स्ट्रेस की वैल्यू सेम रखनी है अगर, तो width of the section with x from the free end, बताओ क्या होगा? एक बार देखो नोट्स में एक्स रिजल्ट निकलवा के रखा हुआ क्या? हाँ कि ना? कर सर। सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन क्या होता था? m इज इक्वल टू सिग्मा z। m है, कैंटिलीवर है, तो m हो जाएगा w एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, स्ट्रेस की वैल्यू अगर सेम रखनी है तो z में चेंज करना पड़ेगा। z क्या हो जाएगा? बी डी स्क्वायर बाय 6। नाउ अगर मुझे किससे रिलेशन पूछ रहा है? इफ डेप्थ इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना? b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। एम आई करेक्ट? यस सर। b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऑप्शन सी। ठीक है क्या? ये बताना। ये तो कल मैंने करके दिखाया था क्या प्रूफ? इन स्टडीज क्लास वी हैव यस प्रूव सर। दिस। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? यस सर। एम ओ आर या एम आर, टॉप फ्लिचिंग के लिए ज्यादा निकल के आता है इन कंपैरिजन टू बॉटम फ्लिचिंग। वो टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग का ज्यादा निकल के आता है इन कंपैरिजन टू साइड फ्लिचिंग, है ना? 14 आया था साइड फ्लिचिंग फ्लिचिंग का, और वो 14 आया था साइड फ्लिचिंग का, और टॉप और बॉटम फ्लिचिंग का कुछ 48 समथिंग आया था क्या? हाँ कि यस ना? सर। ये बताना जरा। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस, अब ये बताना पड़ेगा किस जगह पे पूछा है? इज सब्जेक्टेड, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। यस सर। शेयर फोर्स डायग्राम बताना इसका। ड्रॉप, जंप, ऐसा ही आएगा क्या? यस जंप, सर। ड्रॉप, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ऐसा आएगा क्या? तो बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पे है? इस जगह पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ का बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा सेंटर में? सिग्मा
सिग्मा इज इक्वल टू m on y is equal to m on I. सिग्मा इज इक्वल टू सर ऐसा आएगा कि सर बेंडिंग मोमेंट? नहीं, ऐसा नहीं आएगा क्या? सर ऐसा नहीं ही तो सर, आना नीचे चाहिए। आएगा पहले। एक मिनट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नीचे आएगा क्या? क्यों? निगेटिव एंड यस सर, कांस्टेंट, यस सर। ऐसा आ रहा है क्या? फिर हाँ कि ना? yes, sir. बना के देखो यार एक बार। एरिया बताना है इसके बीच का। रिएक्शन 0.3 यहाँ आएगी, 0.3 आएगी। एम आई करेक्ट? यस सर। ठीक है। अब यहाँ मेरी समझ से ऐसा ही आएगा। बनाओ जरा न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। ठीक है क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? अब अगर टेंशन पूछा है, ये हॉगिंग का केस है कि सैगिंग का केस है? बताइए मोब्बे, सेकंड ये सर। बना है अरे निगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सैगिंग है कि हॉगिंग? सर होगिंग। पहले ये बताओ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यही बना है? बाकी लोग रिस्पॉन्ड करो। टेटे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यही बनेगा क्या? हाँ सर। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यही बनेगा तो ये हॉगिंग का केस है कि सैगिंग का? हॉगिंग का। अब टेंशन हॉगिंग पूछा का है ना? टेंशन कहाँ पे आएगा? अगर केस हॉगिंग का है तो बीम ऐसा बेंड हो रहा होगा, रोटूड टेंशन फेस। ऊपर में आएगा। टेंशन टॉप पे आएगा तो वाई मैक्स क्या लेना पड़ेगा? ये लेना y1 पड़ेगा। हाँ कि ना? 71 वो 70। अब सारी बात दे रखी है। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा मुझे? एरिया अंडर द कर्व से बता दो। 0.3 इंटू 0.3 इंटू 3 हो जाएगा क्या बेंडिंग मोमेंट? सर 0.9। कैसे? एरिया अंडर द कर्व से बताया, अप्लाई करा उस चैप्टर को यहाँ पे, है ना? 0.9 ये मोमेंट हो गया। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? अच्छा, मोमेंट किलो न्यूटन मीटर में आया, 10⁻6 लगा के एमएम में कर दें, और आई कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻6। यहाँ -6 लगाना पड़ेगा क्या किलो न्यूटन? नहीं नहीं, ठीक है, डिवाइड बाय वाई, सिग्मा अपॉन आई इज इक्वल टू एम अपॉन वाई। वाई की वाई वैल्यू कितनी? 70। ऊपर नहीं आएगा क्या? हम्म ओ 21 एम में आ रहा है आई सर। और वाई से सेक्शन मॉडुलस है। अच्छा, ये गलती कर रहा हूँ क्या भाई? सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई। अब ठीक है क्या? इंटू 70 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻6। सही है क्या ये? तो वैल्यू कितनी आ रही है? हाउ मच इज दिस वैल्यू? सर कितना 21 इसका है? किलोमीटर सर। हाँ बताइए। सी है सर, सी 21। किलोमीटर पर मीटर ना ना ना, स्क्वायर। मैंने तो ये न्यूटन न्यूटन में आना चाहिए। सर कन्वर्ट करके बोल रहे सर आंसर। कन्वर्ट करके मेरा बोल रहे हो तो ये बात गलत आ रही है। मेरा देखना जरा बी ये आ रहा वैल्यू एक बार जरा कर लेते हैं। ये 10⁻6 लिख दिया तो ये न्यूटन में हो गया क्या? है जी। तो यहाँ से ये कट गया, ठीक है, और इससे ये कट गया तो ये आया 0.3 इंटू 70, दैट इज 21 21 न्यूटन पर एमएम सर mm। स्क्वायर। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कहीं नहीं है, ये है ना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जी मीटर स्क्वायर है। आगे मेगा भी तो लगा है।
हाँ कि ना, मेगा Yes, न्यूटन पर मीटर जी। स्क्वायर न्यूटन पर mm स्क्वायर ही तो होता है डियर, ठीक है। हाँ कि ना, ये वाले खड़ूस ना, बिन वजह कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है क्या, बी होगा ऑप्शन, ठीक है क्या। जी। Yes, sir. इसके बारे में बताया था क्या मैंने, इसकी ये डेप्थ मैंने याद करने को बोली थी क्या, किसी ने याद करी है क्या, कौन बताएगा, वो को बताओ ये वैल्यू कितनी थी। या तो AY 9 √2 ऐसा कुछ था क्या? हम्म, वो अलग है, वो अलग है, या यही है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, कितना है देख के बताओ, मोबिया पीछे से नोट्स से देख कर बताओ मुझे। सर ए बाय 9 √2। ए बाय 9 नाइन रूट रूट टू इसे कट कर देने से क्या होता है, सेक्शनल मॉडुलस मैक्सिमम हो जाता है क्या, इट विल यस सर। इंक्रीज द सेक्शनल मॉडुलस, ठीक है। अब ये A/9 √2 याद रखना, ठीक है, प्रीलिम्स में न आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, ठीक। ये बताना जरा, स्क्वायर बीम लेट एंड रोटेटेड बाय द वन ऑफ इट्स ओन डायगोनल, द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इज अफेक्टेड बाय, ए होगा क्या सर? इतनी कैलकुलेट कर दिया इतनी जल्दी, क्या हो जाएगा ये, पहले है 1, ठीक है, और बाद में कितना हो गया, 1/√2, याद आ रही है ये बात, और इनिशियली 1 है तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा क्या। ओ, देखो ये मैंने डिराइव कराया हुआ है, ऐसे आया था, कैसे 29। आया, अच्छा, ऐसे ही आया था क्या, तो क्या हुआ है, वैल्यू कितने से डिक्रीज हो गई है, 29% से 29.28। ये समझ में आया है सबको, ये मैंने लिखवाया हुआ है क्या नोट्स में। यस सर। अच्छा, कितना दिख रहा है क्या? देखो इसके अबाउट होता था, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना निकल के आता था सेक्शनल मॉडुलस, ए 4/12। ए स्क्वायर बाय ए क्यूब बाय 2, हाँ कि ना, ऐसा निकल के आया था क्या, एक बार देख कर बताओ नोट्स में मुझे। फिर मैंने ऐसे रखा था तो भी z निकला था, देख कर बताओ ये वाला z और ये वाले z की वैल्यू क्या थी, ये वाली z की वैल्यू थी आई गेस A² बाय 2√2, या कुछ और था, बताओ बताओ। सर A³/6 √2 था सर। ऊपर वाला सर नहीं, वो डायगोनल वाला। A³ बाय 6√2, नहीं ये तो नहीं था, ऊपर वाला भी सर A³ बाय 6 होना चाहिए क्या? 6 होना सर, हाँ। A³ बाय 6, अच्छा हाँ, 6। A³ बाय 6 6 √2। तो अगर मैं इसको 1 मान लूं तो इसको 1/√2 मान सकता हूँ, यस सर। तो लॉस यस सर। कितने का हो गया, 1 में से इतने का लॉस हो गया, तो डिक्रीज हो गया इतना, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, ये बात समझ में आ रही है क्या। यस सर। ये याद रखना, ये याद रखना, ये जरूरी है, ठीक है, आपने याद कर रखा है, वेरी गुड। और बताइए, ये बताना जरा, आज सर वाटर ये सप्लाई वाली, सर डी ऑप्शन का आपका सर हटा दीजिए, वो दिखाई नहीं मिल रहा सर। नहीं सर, डी सर।
मैं ये क्वेश्चन इसी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। कोई और बताओ मुझे। डी किसने बताया था? सर बी नहीं सर, डी। बी होगा क्या सर? ए किसने बोला? ए किसका आंसर है? काकू ए क्यों है? सर लोडिंग सेम है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से तो लेना देना नहीं है, मटेरियल हम्म, ऑफ मटेरियल से लेना देना। ये बात कर चुके हैं क्या हम? मैंने क्या बताया था? मटेरियल चेंज करने से स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू चेंज नहीं होती, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होती। ई और आर अपने आप को कांस्टेंट रखते हैं। ये बात की थी क्या मैंने अभी? यस सर। सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। तो अगर आप सिग्मा इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर इंटू वाई देखें तो वाई के साथ तो वेरी करेगा, बट वाई के साथ वेरिएशन नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस होता है ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होता है। ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस किसके ऊपर डिपेंड? ये ई और आर कांस्टेंट रहते हैं। इज इट क्लियर? यानी कि ये चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू चेंज नहीं होगी जब तक एम नहीं चेंज होगा, क्योंकि सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एम अपॉन आई भी होता है। अगर आई चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, बट ई चेंज करने से चेंज नहीं होता है, क्योंकि ई चेंज करोगे तो आर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है। सर सर तो सर इसके केस में सर आपका कोई भी जैसे कि मटेरियल अगर स्टील की जगह वुडन बीम भी लेगा सेम डायमेंशन में, तो ऐसे ही रहेगा बेंडिंग मैक्सिमम स्ट्रेस। स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो सेम होगा, मटेरियल ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा वो अलग बात। ओके सर, वो मतलब परमिसिबल स्ट्रेस होता मैक्सिमम मैक्सिमम सेम रहेगा सर। है, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू सेम रहेगी। तुम, ओके सर। आप क्या कहते हैं, थर्माकोल को ऐसे बेंड करो, इज इट क्लियर? बेंडिंग मोमेंट लगाओ। अब जो मैक्सिमम स्ट्रेस इस लोडिंग की वजह से, इस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 4 की वजह से डेवलप होगा, वो स्ट्रेस सेम होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस जो डेवलप होगा किसी जगह पर वो सेम होगा, बट वो मटेरियल ले पाएगा नहीं ले पाएगा ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो यहां से तो ये पता चलता है कि स्ट्रेस आएगा कितना, ले पाएगा नहीं ले पाएगा ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है क्या? इज इट क्लियर? मैं और बात कर लूंगा इसके बारे में, और बात करें क्या? कैसे समझाऊं मैं? मतलब ये जो पैरामीटर है ना, ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस डेवलप्ड है कि कितना स्ट्रेस डेवलप होगा अगर आपने किसी मटेरियल, ध्यान से सुनना, जैसे मान लो ये एक यूडीएल है, ये यूडीएल लगाया, तो इस यूडीएल की वैल्यू एम के ऊपर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 डिपेंड करता है क्या? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। तो जैसे यस सर। जैसे आप डब्ल्यू बढ़ाते चले जाओगे एम बढ़ता चला जाएगा। एम बढ़ता चला जाएगा तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी कि और ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अब परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा हो जाएगा तो मेंबर फेल हो जाएगा, हाँ कि ना? इज इट क्लियर? तो ये इक्वेशन तो सिर्फ ये बताती है कि कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और अगर मटेरियल्स चेंज भी करोगे तो स्ट्रेस डेवलप होना चेंज नहीं हो जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या समझा पा रहा हूं मैं आपको? जी सर। किसी को क्रॉस क्वेश्चन करना हो इस टॉपिक पे तो करो। Permissible stress is the property of material, but the stress developed is not a property of material. It is the property of the loading. It is the property of the loading. कितना stress develop होगा? It is the property of the loading. It is the property of the I section. वो it is the property of moment of inertia. If some material उसका moment of inertia ज्यादा है, उसी मटेरियल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो स्ट्रेस कम डेवलप होगा उसके अंदर। ठीक है क्या? अब आप एक काम करना,
ईएससी की एक बार एमसीक्यू लगाना, ये पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं जितना समझा सकता था मैंने समझा दिया। किसी को बात करनी होगी तो एक बार फोन करके बात करेगा, अनअल्टर्ड। ठीक है, ये बताना, टू बीम कैरिंग आइडेंटिकल लोड्स सिंपली सपोर्टेड हैव सेम डेप्थ बट बीम हैव डबल विड्थ। अगर डबल विड्थ एज कंपेयर्ड टू द बीम बी, देन द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ। जेड से बात हो गई क्या, मटेरियल सेम है तो स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगी, एमओ आर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू जेड। तो स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ को अगर हम एमओ आर कंसिडर करते चले तो जेड के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, हाँ कि ना। पहले सेक्शन का जेड कितना आ जाएगा, बी, पहले ए का क्या है, एमओ आर ऑफ ए कितना हो जाएगा, बी क्या है, टू बीम हैविंग आइडेंटिकल लोड सिंपली सपोर्टेड हैव सेम डेप्थ, डेप्थ सेम है, ए हैव विड्थ मोर, तो इसकी विड्थ 2 टाइम्स है। जेड की बात करूं तो बी डी स्क्वायर बाय 6 लिख दूंगा। और एम ओ आर ऑफ सेकंड की बात करूं, एम ओ आर ऑफ बी, तो ये कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बाय 6। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो एम ओ आर ए डिवाइड बाय एम ओ आर बी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को एम ओ आर से रिलेट कर लो, इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2:1। ऑप्शन सी आ रहा है क्या। यस सर। अगर डेप्थ डबल कर देता तो कुछ और होता। ठीक है, अभी क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है क्या, यस सर। जी the section undergoing pure bending, the neutral axis is subjected to, क्या होगा। आज मैं ही क्लास लूंगा, आज वाटर सप्लाई वाले सर क्लास नहीं लेंगे, अभी भी उनका मैसेज सी आया। हो ठीक है, गया। सी होगा क्या, यस सर। पढ़ लेना ये जो। assumption in the theory of pure bending, theory of bending of beam क्या है, material is homogeneous, isotropic, Young's modulus same। डी होगा सर। ठीक है, intensity of direct loading, longitudinal stress, direct longitudinal stress of the cross section to any point distance r from the neutral axis is proportional to r distance from the neutral axis है। तो स्ट्रेस सिग्मा अपॉन ये क्या होता है, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू एम अपॉन, तो ये वाई इधर गया, वाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, तो वाई डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस को आर बोल दिया तो प्रोपोर्शनल। ठीक है क्या, यस सर। तो यहाँ आर बोल रखा है, वाई को क्या बोल रखा है, आर बोल रखा है। ठीक है, चलिए ये बताना, अब फॉर अ बीम एम अपॉन ई आई इज, बताया था क्या, 1/r की वैल्यू क्या होती है, कर्वेचर होती है क्या, कर्वेचर। सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एम अपॉन आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। यहाँ से हो जाएगा एम अपॉन ई आई इज इक्वल्स टू 1/r। दिस इज कर्वेचर। अगर एम बढ़ाओगे तो ज्यादा कर्व हो जाएगा बीम, अगर आई कम होगा तब भी बीम ज्यादा कर्व हो जाएगा, अगर यंग्स मॉडुलस कम होगा तब भी बीम ज्यादा कर्व हो जाएगा। इसीलिए जब आप बैम्बू के बीम पे चलते हो तो बैम्बू ज्यादा झूलता है, बट स्टील के बीम पर जब चढ़ोगे तो स्टील का बीम कम झूलेगा। ठीक है क्या, एम आई क्लियर टू एवरीवन। यस सर।
radius ratio of flexural rigidity of a beam to another. ये कर लोगे क्या आप लोग? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आई के ऊपर डिपेंड करेगी, हाँ कि ना? तो जिसका आई ज्यादा होगा, देखना फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई इंटू आई। तो पहले वाले सेक्शन का क्या हो जाएगा? पहले वाले सेक्शन का बी डी क्यूब बाई 12 और इसमें डेप्थ 12 है, तो ये हो गया। ठीक है क्या? सर इज इट क्लियर? यस सर। Yield movement of cross section. अच्छा हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। Yield movement of a cross section is defined as the movement that can be produced by yielding the stress at outermost fiber of the section. Yield movement क्या होता है? देखो, m upon I is equals to sigma upon y है क्या? अब देखना, y max अगर कंसीडर करूं तो मूवमेंट की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो स्ट्रेस को किस लिमिट पे पहुंचा देगा? जो स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेस की लिमिट पे पहुंचा देगा। जैसे 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 m बढ़ाते चले जाओगे स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा क्या? हाँ कि ना? तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते चले जाते हैं जैसे जैसे एम बढ़ाते चले जाते हैं स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। तो कोई एक ऐसा एम होता है जो स्ट्रेस किस लिमिट पर पहुंच जाता है? यील्ड स्ट्रेस की लिमिट पर पहुंचा देता है। तो ये रहा यील्ड स्ट्रेस। तो जैसे जैसे एम बढ़ाते चले जाते हो, अगर आउटर मोस्ट फाइबर यील्ड पॉइंट पे पहुंच गई, इज इट क्लियर? तो वो जो मूवमेंट है उसे क्या बोलते हैं? यील्ड मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है? स्टील स्ट्रक्चर में एक कंसेप्ट आएगा प्लास्टिक हिंज करके। अगर अभी जैसे ये यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच गई, मतलब आपने मूवमेंट लगाया उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता चला गया और आउटर मोस्ट फाइबर यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच गई। सर क्या कह रहे हो आप? डायग्राम से बताओ। ये मुझे स्टील में भी डिस्कस करना है। मैं एम की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? ये स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा क्या? हाँ कि ना? यस सर। स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस पहुंच जाती होगी, उस मूवमेंट को क्या बोलते होंगे? यील्ड मूवमेंट बोल देते होंगे। इज इट क्लियर? अब जब मैं और स्ट्रेस लगाऊंगा, और अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस ना मान के चलूं, एक चीज आती है स्टील स्ट्रक्चर्स में, कंसेप्ट आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस का, अगर मैं उसको ना मान के चलूं तो करते चले जाएंगे क्या? ऐसे ही यील्डिंग होती चले जाए, और अगर सारे के सारे फाइबर मैं और स्ट्रेस लगाता चला जाऊंगा और स्ट्रेस, तो अंदर के स्ट्रेस की वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी। तो सर आपका आवाज बफरिंग हो रहा है सर। इतनी बात समझ लेते हैं कि जिस मूवमेंट पर यील्ड स्ट्रेस अचीव कर लिया जाता है उस मूवमेंट को यील्ड मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है क्या? इज इट क्लियर? ये कंसेप्ट में स्टील में डिस्कस करूंगा बहुत ज्यादा। ठीक है? for a sys- for a of the several prismatic beam of equal length, same material, that can carry maximum load in flexure have maximum MOR ज्यादा होना पड़ेगा ना। मैक्सिमम लोड का मतलब क्या है? मोर MOR, हाँ कि ना? और MOR ज्यादा होने के लिए अगर सेम मटेरियल है तो सिग्मा इंटू जेड, जेड ज्यादा होना पड़ेगा। यस सर। सेक्शनल मॉडल्स, ये बताना। ठीक है? Two beam, one circular section and another is square section, having equal area of स्क्वायर सेक्शन इज मोर इकोनॉमिकल। तो सेम एरिया के लिए जेड निकाल के देखोगे, हाँ कि ना? सेम एरिया के लिए जेड निकाल के देखोगे, जिसका जेड ज्यादा
ले सकता होगा तो वो मोर इकोनॉमिकल सेक्शन हो जाएगा, हाँ कि ना? अगर सेम एरिया से ज्यादा मूवमेंट रेजिस्ट कर पाओगे तो मोर इकोनॉमिकल हो जाओगे क्या? से कह रहा हूं, अगर सेम एरिया से एमओआर ज्यादा आए इसका मतलब क्या है? मोर इकोनॉमी। अब देखो सर्कुलर सेक्शन में ज्यादा इकोनॉमी आ रही है कि स्क्वायर सेक्शन में? मान लो एक स्क्वायर सेक्शन है, इसका ये डायमेंशन ए है, मतलब लेट्स से इसका ये डायमेंशन ए है और इसका एरिया क्या है? A1 है। और एक सर्कुलर सेक्शन है, इसका ये डायमीटर डी है और इसका एरिया A2 है। इन दोनों को एक बराबर कर दो तो ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू पाई/4 डी स्क्वायर, हाँ कि ना? तो एक काम करो, या तो ए के टर्म्स में बात कर लो या डी के टर्म्स में। लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ ए, या डी के टर्म्स में बात करना आसान रहेगी। डी के टर्म्स में बात कर लेते हैं। तो डी इज इक्वल्स टू 4/पाई √a, हाँ कि ना? इज इट क्लियर? तो जरा ये वैल्यू बता देना कितनी हुई। व्हाट इज दिस इनकम, व्हाट इज दिस वैल्यू, कैलकुलेट करके बताना। 4/√पाई का मतलब क्या होता है? 4/पाई होल रूट, कितनी वैल्यू आई इसकी डियर? 1.128. 1.128a। अब अगर मैं इसका z लिखूं तो इसका z कितना हो जाएगा? इसका z हो जाएगा पाई d⁻⁴ 4/64 डिवाइड बाय dy z हो गया, हाँ कि ना? और इसका अगर z लिखूं तो इसका z कितना हो जाएगा? इसका z हो जाएगा a × a³ डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय a/2। z क्या होता है? I/y होता है ना, I यस अपॉन सर। y। तो ये आ गया A³/6। और ये आ गया हमारा, ये कितना आइडिया? ये आ गया पाई/32 d³ नाउ ये इसका है, और d को यहाँ पर पुट कर दो a की टर्म्स में, तो पाई/32 इंटू 1.128 टू इंटू ये कितना आ रहा है? ये तो आया a³/6, और ये कितना आया? a³ के आगे कुछ डेसिमल आएगा, कुछ नंबर आएगा? 0.14 सर। 0.14। 14। और ये कितना, और ये कितना हो गया? 0.16। 0.16। तो ये ज्यादा है क्या? यस सर। इज मोर इकोनॉमिकल। कंक्लूजन पे पहुंच पाए? मौके बताइए। सर आपका सर आवाज बहुत ये हो रहा है सर, पॉपिंग हो रहा है लाइक। भाई डी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इसको बी मान लिया था, ऐसे ही करा है क्या इन्होंने?
1.6 और इन्होंने डी के टर्म्स में निकाला है, ठीक है क्या? हमने ए के टर्म्स में निकाला था, इन्होंने डायमीटर के टर्म्स में निकाला है, Yes, sir. ठीक है? ये बताओ जरा, फॉर अ गिवन स्ट्रेस रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम ऑफ स्क्वायर सेक्शन रिप्लेस टू इट्स टू साइड हॉरिजॉन्टल डायगोनल, क्या हो जाएगा? डायगोनल वाले का कम होता है क्या? Yes, sir. तो अगर स्क्वायर वाले का डायगोनल वाले का 1/√2, तो ये √2 आ गया क्या? हाँ कि ना? Sir. बताइए। Yes, sir. ठीक है, बढ़ जाओ आगे। Yes, sir. क्या हो गया भाई इसको? रेशियो ऑफ लेंथ टू डायमीटर फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम, ये करके दिखाओ। अब ये अच्छे क्वेश्चन है, Yes, sir. ये मतलब इतना भी अच्छा नहीं, ठीक ठाक। बताओ, रेशियो ऑफ लेंथ एंड डायमीटर of a simply supported uniform circular beam experiencing maximum bending stress equal to tensile stress। तो maximum bending stress कितना हो जाएगा सिग्मा? स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू m इंटू, ऐसे ही हो जाएगा क्या? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस रेशियो ऑफ द लेंथ टू डायमीटर ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो सर्कुलर बीम है तो ये हो जाएगा सेम लोड एट इट्स मिड स्पान, सेम लोड एट इट मिड स्पान, ठीक ना? तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? PL/4 हो जाएगा क्या? I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? πd²/d³ 32 आया था क्या 32. अभी? Yes, sir. Pi d cube by 32. आई नीचे आएगा और सर। अगर सिग्मा अपॉन y इक्वल्स टू m अपॉन I, I नीचे M by आएगा, I y. सॉरी डियर, ठीक है? ये पता नहीं क्यों मेरे से छोटी सी गलती बार बार होती है, π/32d³। अब ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर बीम मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल टू द टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा? तो ये ऐसी सर्कुलर बार है ना? उस पे लोड कितना लग रहा है? P लग रहा है। टेंसाइल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? P/π/4d²। ये स्ट्रेस इस स्ट्रेस के इक्वल कर देना है, PL/4 इंटू π/32d³। काटो जितना कट जाए, पाई से पाई कट गया, ठीक है? क्यूब से डी रह गया, पी से पी कट गया, तो यहाँ से 4 से ये कट गया, तो ये आ गया 8, है ना? और ये इससे कट गया तो ये आ गया 2। तो 2L इज इक्वल्स टू डी, है ना? यही आया क्या? इसको सही से काटो जरा, ऐसे ही आ रहा है क्या? क्या बोला है? रेशियो ऑफ लेंथ
टू डायमीटर, लेंथ टू डायमीटर 1/2 सी हो जाएगा क्या? यस सर। Rectangular beam uniform strength, uniform is subjected to bending moment m, has a constant width, then इस यूनिफॉर्म स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ सेम डेवलप होनी चाहिए, स्ट्रेस सेम आना चाहिए, ये सेम रहना चाहिए, सिग्मा मैक्स इंटू जेड इज इक्वल टू, कैसा क्रॉस सेक्शन दे रखा है? बी, बी स्क्वायर बाय 6, sigma max is equals to m. The variation of depth is proportional to depth. D is directness proportional to under root m हो जाएगा क्या? अंडर रूट m हो जाएगा। यस सर। अच्छा, क्या बोल रखा है? The variation of depth will be proportional to under root m. C तो आ रहा है। अच्छा, वो विड्थ के लिए करके दिखाया है, ये रहा है ना। यस सर। तो ये वाले एमसीक्यू आप लोगों के प्रिपेयर हो गए हैं ना। ये बताना जरा, कीपिंग द डेप्थ कांस्टेंट एंड द विड्थ ऑफ कैंटिलीवर लेंथ एल, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू, कीपिंग द डेप्थ डी कांस्टेंट द विड्थ ऑफ कैंटिलीवर, ये भी हो जाएगा क्या? करो जरा, इससे अपने आप करिए आप लोग, पूछता हूँ मैं आप लोगों से। 2 मिनट करो। आबू, आबू समझ में आ रहा है? आबू, कादर, यस सर। कैसे देख रहा है? ये सब तो तुम अभी पढ़ा नहीं है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होगा ये, अभी तो तुम्हारा ये सब नहीं पढ़ा है ना। और थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। कितना आया? हमको कितना आया ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? नहीं हुआ सर। करिए करिए। मोबे आप बताइए, काकू बताइए। ओके सर। बुक को बताओ कितना आया आंसर। सर नहीं हुआ है। हेलो, हाँ मैम, हाँ क्या हुआ? ओके सी कितना आया? सी सी आया क्या? सी एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये देख लेना आप लोग, ठीक है? ये अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये हो जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन अपने आप देखना, मैंने करा दिए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ये बताओ, लैंग्वेज चेंज करिए क्वेश्चन में, और कुछ नहीं।
कंसेप्ट वही है। बीम कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन मटेरियल रिजिडली कनेक्टेड टुगेदर सो एज बिहेव एज वन पीस, ऐसे बीम को क्या बोलते हैं? कंपोजिट बीम बोलते हैं क्या? डिटर्मिनेंट इंडिटर्मिनेंट ये तो मैं बता चुका हूँ, है ना? तो पढ़ लेना एक बार ये। यहाँ पर आपका सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सारे एमसीक्यू मैंने करा दिए, कम से कम 50 एमसीक्यू तो किए होंगे हम लोग ने, 50-70, है ना? क्लियर हो गया क्या बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर? हाँ कि ना? yes, sir. बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर क्लियर हुआ? अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग क्या करेंगे? मैंने जो वर्कशीट भेजी है वो पूरी की पूरी वर्कशीट लगाएंगे, ठीक है। जो भी लगाओ वर्कशीट उसे ऐसे लगाओ कि मेंस के टाइम रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। क्लमजी मत लिखो, जब कर ही रहे हो तो साफ साफ सुंदर करके लिखो। क्वेश्चन ऊपर मेंशन करो, नीचे सॉल्यूशन लिखो। प्रिंट आउट ले लो, इज इट क्लियर? अगर हार्ड लग रहा है तो प्रिंट आउट ले लो, और प्रिंट आउट लेके फिर सॉल्व करो, वर्कशीट सॉल्व कर करके रखो। मेंस के टाइम क्या होगा, 45 डेज टू 50 डेज या 60 डेज मिलेंगे मेंस में। तब आपको जीके भी करना है, इंग्लिश भी करना है, और सिविल का पूरा हर कन्वेंशनल टॉपिक करना है। तो अभी से कन्वेंशनल टॉपिक को सॉल्व कर करके उसके नोट्स बना के रखो। मैं करा रहा हूँ क्लास के क्वेश्चंस उतने तो करने ही करने हैं। फिर मैं वर्कबुक जो दे रहा हूँ, अगर 50% भी वर्कबुक अभी से सॉल्व करके रखोगे, आई गारंटी मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है क्या? yes, sir. मैं देख रहा हूँ बहुत लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या एकदम गंदा गंदा सा लिख के रख ले रहे हैं। साफ सुथरा बना के रखो उसे, तो मेंस में काम आएगा आपके। ठीक है? Is it clear? yes, sir. आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट होने से मुझे कॉल कर लीजिए, मैं अभी फ्री हूँ। ठीक है? yes, sir. थैंक यू। सर बोलिए। उसके सर उसका आंसर को आंसर लोग को भेज दीजिए ना, कन्वेंशन आंसर को सर, आंसर को चलिए जो यार आप लोग अटेम्प्ट करो, उसके बाद में मैं भेज देता हूँ, ठीक है? चलो मैं जी सर, भेजता हूँ। सॉल्व नहीं होने से भी सर वो आंसर को भेजने से होगा। सिर्फ वैल्यू भेज दूँ रिजल्ट को? हाँ सर, चेक करना पड़ेगा ना सर, ऐसे वैसे तो हम खुद को सीखता है सोचने से सोच। ठीक है मैं भेज देता हूँ, दे देना। मोबिया आप रेडी करके देना मुझे शीट, ठीक है? काकू, yes, sir. ठीक है आप लोग, काकू, बोको, आप लोग मुझे शीट रेडी करके देना, ठीक है? सॉल्यूशन शीट रेडी करके देना पूरा डिटेल में, मैं चेक करूंगा आप लोगों का, ठीक है?